मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल आज की क्लास में आपको जो हम संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ रहे हैं और पिछली क्लासों में हमने संयुक्त राष्ट्र के 6 महत्वपूर्ण अंगों के बारे में पढ़ लिया है। पिछली ही क्लास में हमने इसके महासचिव के बारे में पढ़ा, उसकी भूमिका के बारे में पढ़ा। उस क्लास में मैं आपको जो वर्तमान महासचिव है संयुक्त राष्ट्र संघ के, उनके बारे में बताना भूल गई थी बच्चों। तो आज की क्लास में मैं पहले आपको उस महासचिव का नाम बताते हुए फिर आज की क्लास में भी हम यूएनओ की उपलब्धियों के बारे में, विश्व में उसकी भूमिका के बारे में, उसके योगदान के बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। तो बच्चों, वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं उनका नाम आप सुनिए, एंटोनियो गुटेरेस। एक बार और सुनिए, एंटोनियो गुटेरेस। यह पुर्तगाल के हैं और 1 जनवरी 2017 को इनको संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव नियुक्त किया गया था और इनका कार्यकाल होगा 31 दिसंबर 2022 तक। आपको मैंने पहले भी बताया है कि महासचिव पुनः निर्वाचित हो सकता है। कई महासचिव हैं जो 2 बार रहे हैं, जैसे कोफी अन्नान हुए, बान की मून हुए, और भी कई हैं जो 2 बार यूएन के महासचिव रह चुके हैं। एंटोनियो गुटेरेस के बारे में बात करूं बच्चों, तो ये पुर्तगाल के हैं। ये पहले पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और यूएनओ में इन्होंने शरणार्थियों के लिए जो संयुक्त राष्ट्र का गठन बना हुआ है उसमें उच्चायुक्त के रूप में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। तो अब आते हैं हम अपनी आज की क्लास के बारे में बच्चों, जिसमें हम अभी तक जो यूएनओ के सभी अंगों के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूएनओ की विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो भूमिका रही है, अभी तक जो योगदान दिया है इसने और जिसके कारण ही इसका महत्व बना हुआ है उसको, तो उसकी भूमिका और योगदान को पढ़ने को हम इसकी सफलताएं और असफलताएं दोनों के रूप में पढ़ेंगे बच्चों। यानी अब तक यूएनओ ने जिसकी की स्थापना ही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए की गई है, इसने अपने क्षेत्र में अब तक कौन कौन से वो कार्य कर लिए हैं जो कि उनकी सफलताओं में शुमार होता है, जिनका कि या जिनको हम इसकी उपलब्धियों के रूप में देख सकते हैं बच्चों। तो पहले हम पढ़ेंगे इसकी सफलताएं या उपलब्धियां और उसके बाद पढ़ेंगे हम इसकी असफलताएं या कौन से वे मसले रहे हैं जिन पर यह कार्रवाई करने में या जिनका निदान करने में, समाधान करने में यह सफल नहीं हो पाया है। तो बच्चों, इसकी उपलब्धियों की बात करें तो आप देख सकते हो कि इसकी स्थापना से लेकर ही इसने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विश्व शांति को खतरे में डालने वाले कई सीमा विवादों का, संघर्षों का, समस्याओं का, तनावों का हल किया है या हल करने की कोशिश की है और हर संभव इसके प्रयास रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति बनी रहे। जैसे स्वेज, बर्लिन, कांगो, कोरिया, लेबनान के झगड़ों में संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व को भयंकर युद्ध होने से, भयंकर संघर्ष में से बचाया है। विश्व में शांति की स्थापना करने में अहम भूमिका निभाई है। जैसे 1956 में जब स्वेज संकट के समय यूएनओ द्वारा साइप्रस, लेबनान और कांगो के जरिए शांति बनाए रखने का भरपूर प्रयास किया गया था, भरसक प्रयास किया गया था। साथ ही कंबोडिया और कुवैत में उसने जो अभी प्रयास किए हैं वह भी प्रशंसनीय हैं, सराहनीय हैं। इसके अलावा रंग भेद, जाति भेद मिटाने के लिए भी संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने
अनेक प्रस्ताव पारित किए बच्चों, जिससे कि विश्व में सभी राष्ट्रों को बराबर स्थिति प्राप्त हो या समान माना जाए या समान भाव से देखा जाए। इसके अलावा मानवीय मसलों पर यानी मानवाधिकार से संबंधित जितने भी मसले थे, जितनी भी समस्याएं इसके सामने आए, विवाद आए, उन पर भी इसने अहम भूमिका निभाई है, या आप कह सकते हो उस क्षेत्र में यूएनओ ने बहुत अधिक अच्छे से काम किया है। इसके अलावा विभिन्न देशों की आंतरिक और वैदेशिक समस्याओं को, गृह युद्धों को, नस्लीय तनावों को, जनसंहारात्मक कार्यों से उत्पन्न विस्थापितों और शरणार्थियों के लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने अतुलनीय योगदान दिया है। साथ ही बच्चों कई जगह संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने विभिन्न अंगों के द्वारा भी निरंतर अच्छे कार्य किए हैं, सराहनीय कार्य किए हैं, जिसने विश्व में शांति को बनाने में या विश्व की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में योगदान दिया है। जैसे 19 नवंबर 2010 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा की मानवाधिकार समिति में प्रस्ताव पारित किए गए और ईरान, म्यांमार और उत्तरी कोरिया में जो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उनकी कड़ी निंदा की गई। इसके अलावा बच्चों यूएन ने विश्व में बाढ़, अकाल, सूखे, पर्यावरण प्रदूषण आदि की वजह से भी जो समस्याएं उत्पन्न हुई, उसमें भी अपनी तरफ से भरपूर सहयोग और सहायता देकर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही विश्व स्तर पर पर्यावरण सुधार, जनसंख्या वृद्धि में रोक, जन स्वास्थ्य में संवर्धन यानी लोगों का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, बच्चों, स्त्रियों, वृद्धों, विकलांगों, आवासहीन लोगों की भी सहायता करने में यह पीछे नहीं रहा है और बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को अपनी तरफ से जितना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता था, उनकी जितनी सेवा वह कर सकता था, उनको उपलब्ध कराई है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने अपने सदस्य राष्ट्रों के साथ साथ विश्व में अन्य राष्ट्रों के भी आपसी तनाव और मतभेदों को भी दूर करने हेतु मंच प्रदान करने का काम भी किया है। अंकटाड और समुद्री कानून सम्मेलन इसके हम उदाहरण देख सकते हैं। इसके अलावा जो विश्व शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने वाले विध्वंसकारी हथियार हैं, उनके रोकथाम में, उनको कम करने में भी यूएनओ ने अहम भूमिका निभाई है बच्चों। जैसे रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के सिलसिले में भी इसने बहुत अच्छे से अपनी भूमिका निभाई है। लगभग 2 दशकों के प्रयास के बाद 12 नवंबर 1992 को महासभा के 144 सदस्यों ने एक संधि का मसौदा प्रायोजित किया है, जिसमें सभी प्रकार के रासायनिक हथियारों और जहरीली गैसों के इस्तेमाल, उनके निर्माण और उसके भंडारण पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई है। और यह जो मसौदा था, यह फाइनली 29 अप्रैल 1997 को यह संधि, या आप कह सकते हो इस मसौदे को जो संधि का रूप मिला, यह पूरे विश्व पर बिना किसी भेदभाव के लागू कर दी गई है। और यह भी यूएनओ की एक अहम सफलता के रूप में हम इसको देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों जो सीटीबीटी है, उसके संदर्भ में भी यूएनओ के प्रयासों को हम कम नहीं आंक सकते, यानी इसके संदर्भ में भी लगातार उसके प्रयास रहे हैं कि इस पर सभी देश साइन कर इसको लागू करवाएं। परंतु अब तक ये बात अलग है कि अब तक भारत, पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया ने इस संधि की असमान शर्तों के कारण इस पर साइन अभी नहीं किए हैं। परंतु फिर भी यूएनओ लगातार प्रयासरत है कि ये तीनों देशों को मनाकर इस संधि पर हस्ताक्षर करके इसको लागू करवाया जा सके, जिससे कि परमाणु परीक्षण के क्षेत्र में भी जो भय और आतंक का वातावरण विश्व में बन रहा है, उसको रोका जा सके। इसके अलावा बच्चों यूएनओ ने नई जो विश्व व्यवस्था अब हमारे सामने है, जबकि सोवियत संघ में साम्यवाद का अवसान हो गया है, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई है और इस तरह से हम एक नई वैश्विक व्यवस्था देख रहे हैं। इसमें भी
यूएनओ ने एक अहम भूमिका निभाने के लगातार प्रयास किए हैं या इसके द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब इसके द्वारा वैश्विक रूप में जब शीत युद्ध की समाप्ति के कारण दोनों महाशक्तियों के बीच जो तनाव और संघर्ष के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा था, उसकी अब सब समाप्ति हो गई है। तो यूएनओ अब अंतर्राज्यीय युद्धों की बजाय आंतरिक युद्धों पर, यानी राष्ट्रों में जो गृह युद्ध वाली स्थिति पैदा हो रही है, उनके समाधान, उनमें शांति के प्रयासों पर जोर देने लगा है। आप कह सकते हो इसके अलावा यूएनओ के द्वारा जब 2011 में अमेरिका में ट्विन टावर पर जो हमला किया गया था और जो विश्व के सामने एक नए आतंकवाद के रूप में सामने आया था, उस पर भी अपने प्रयासों को इसने अब गति दे दी है। यानी आतंकवाद के क्षेत्र में भी यूएनओ द्वारा अब अपने प्रयासों को तेज़ी से प्रयास करने लगा है, अपने प्रयासों को बहुत अधिक गति के साथ किए जाने लगे हैं। जैसे आतंकवाद के खिलाफ इसके द्वारा की गई कार्रवाइयों को या इसके खिलाफ आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाइयों को बढ़ावा देने के लिए ही 28 सितंबर 2000 को सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रावधानों के अंतर्गत एक व्यापक सीमा वाला प्रस्ताव स्वीकार किया है बच्चों, जिसका उद्देश्य है आतंकवाद के लिए वित्त को रोकना, यानी ऐसे फाइनेंस को रोकना जिससे कि आतंकवाद को बढ़ावा मिले। साथ ही ऐसे उद्देश्यों के लिए, यानी आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाले उद्देश्यों के लिए निधि संग्रह को भी, यानी पैसा जमा करने वाले को भी पैसा जो जमा हो रहा है उसको भी आपराधिक श्रेणी में लेकर आना, और वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो भी आतंकवाद को पोषण देने वाली परिसंपत्तियाँ हैं वित्तीय, उनको भी तत्काल रोक लगाना आदि भी यूएनओ द्वारा अब सफलतापूर्वक किए गए प्रयासों में शामिल है। और इस प्रकार से यह एक क्षेत्र में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा बच्चों, नागरिक संघर्षों को निपटने के लिए भी यूएनओ ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कैसे कि अल सल्वाडोर हो, ग्वाटेमाला हो, कंबोडिया हो, मोजाम्बिक हो, संयुक्त राष्ट्र संघ ने संघर्ष की समाप्ति की है वहाँ पर, और इनके वहाँ पर समझौते करवाकर शांति की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही कांगो में लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना करना, मध्य अफ्रीकन में गणतंत्र की स्थापना करना, पूर्वी तिमोर, कोसोवा, सियरा लियोन में भी अपने शांति मिशनों के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र मिशनों के द्वारा वहाँ पर शांति की स्थापना करने में भी यूएनओ ने अहम भूमिका निभाई है। अब बच्चों, हम बात करते हैं कि यूएनओ की जो असफलताएं हैं वह क्या है बच्चों। तो यूएनओ की असफलताओं में हम कह सकते हैं कि वैसे तो यूएनओ, मैंने पूर्व में ही कहा है कि स्वयं काम नहीं करता, परंतु यूएनओ तभी सफल रूप में काम कर सकता है जबकि सुरक्षा परिषद जो इसका एक महत्वपूर्ण अंग है वो काम करे, और उसमें भी जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनकी सहमति हो कि यूएनओ किसी भी क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका या योगदान दे पाए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम जो भी असफलताएं यूएनओ की देख रहे हैं वो यूएनओ की न होकर बच्चों उन महाशक्तियों के आपसी तनाव और संघर्षों का परिणाम है। फिर भी हम यूएनओ की असफलताओं में मुख्य रूप से निशस्त्रीकरण में कोई विशेष सफलता न प्राप्त करने को देख सकते हैं। हिंद महासागर में शांति बनाने में भी यह ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ है। फिर रोडेशिया, नामीबिया, दक्षिणी अफ्रीका में जो अश्वेतों की समस्या है उसको भी सुलझाने में ये ज़्यादा सफल नहीं रहा है। फिर विकसित और विकासशील देशों के बीच में जो आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की आप कह सकते हो एक अहम समस्या है, विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक असंतुलन जो बढ़ा है, जो आर्थिक असंतुलन की खाई निरंतर गहरी हो रही है, उसको कम करने में भी यह खास भूमिका नहीं निभा पाया है, आप कह सकते हो खास सफल नहीं रहा है। साथ ही विकसित और विकासशील
देशों के बीच, या कह सकते हो विकसित और अविकसित देशों के बीच जो समुद्री संपदा का दोहन है, उसमें भी वह न्यायपूर्ण नज़रिया अपना रखने में या अपना न्यायपूर्ण नज़रिया प्रस्तावित करने में असफल रहा है। साथ ही गरीब राष्ट्रों से जो ये महाशक्तियाँ यानी बड़े राष्ट्र जो कच्चे माल का आयात करते हैं, उनको गरीब राष्ट्रों को उनकी वाजिब कीमत दिलवाने के प्रयास में भी यह अच्छी सफलता प्राप्त नहीं कर पाया है, या आप कह सकते हो खास सफल नहीं रहा है। इसके साथ ही आप कह सकते हो बहुत सारे ऐसे युद्ध भी रहे हैं जब कि उन युद्धों का समाधान संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के कारण नहीं, वरन उन युद्धरत राष्ट्रों की वजह से ही हुआ है। चाहे वो चीन भारत का आक्रमण हो, सोवियत संघ की सेनाओं द्वारा हंगरी चेकोस्लोवाकिया पर हमला हो, अमेरिका द्वारा ग्रेनेडा पर कब्जा हो, चीन का वियतनाम पर आक्रमण हो, सोवियत सेनाओं का अफ़गानिस्तान पर कब्जा हो, इराक पर अमेरिका और ब्रिटेन का आक्रमण हो, आदि कई ऐसे कार्रवाइयाँ रही है या कई ऐसे सैनिक हमले रहे हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ वहाँ पर अपनी विशेष भूमिका निभाने में ज़्यादा समर्थ नहीं रहा है। हाँ, मैं फिर कहना चाहूँगी कि ये जितनी भी समस्याओं के बारे में हमने कहा है, इनको सुलझाने में संयुक्त राष्ट्र संघ से ज़्यादा दोषी वो स्थायी सदस्य है पाँचों, जिन्होंने कभी भी इनको सुलझाने की मंशा नहीं दिखाई, वरन कई बार तो इन राष्ट्रों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की अनदेखी करते हुए कई विवादों और समस्याओं को सीधे द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा ही या परस्पर बैठकर ही सुलझाने का काम कर लिया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र की जो भूमिका विश्व में रही है, जो उसका योगदान या उसकी उपलब्धियाँ रही है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के अपने प्रयास तो थे ही, जिसकी वजह से वह अहम भूमिका निभा पाया है विश्व में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में। परंतु इसकी जितनी भी असफलताएं रही है या आंशिक सफलताएं रही है, इसके लिए हम पूर्णतया उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि इसके पीछे मैं पुनः एक बार कहूँगी, सुरक्षा परिषद विशेषकर उन स्थायी सदस्यों की मंशा रही है कि वह अपनी भूमिका उस रूप में नहीं निभा पाया है जिस रूप में उसको निभाने चाहिए थी। तो मैं इस आपकी क्लास का, आज की क्लास का यह कहते हुए समापन करूंगी बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल्यांकन हम देखें तो यह कहकर कर सकते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में भले ही संयुक्त राष्ट्र विवादों को निपटाने में अधिक सफल नहीं रहा हो, परंतु एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे विकासशील देशों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक और अन्य क्षेत्रों में भी विकास को या रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देने में ये अवश्य सफल रहा है। इन देशों की आर्थिक स्थिति सुधारने में भी यह काफ़ी अहम रहा है। साथ ही इसकी जितनी भी एजेंसियां हैं वो विश्व भर में बच्चों को लेकर, मानवाधिकारों को लेकर जिस प्रकार से काम कर रही है, वह इसकी उपलब्धियों में ही हम के रूप में ही हम देख सकते हैं। साथ ही इसके द्वारा जो विकासशील देशों को समय समय पर दिए जाने वाले जो सहायता है या अनुदान है, उसको भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे अपने स्थापना से लेकर अब तक कंबोडिया, नामीबिया, अल सल्वाडोर, मोजाम्बिक जैसे 45 देशों में निष्पक्ष चुनाव करवाकर लोकतंत्र की स्थापना करने का जो काम किया है यूएनओ, यह वास्तव में इसकी विश्व स्तर पर भूमिका और योगदान को निर्धारित करने के लिए, बताने के लिए काफ़ी है। साथ ही आप देख सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो विकास कार्यक्रम हैं, जिसके अंतर्गत 100 सदस्य देशों में, इसके 170 सदस्य देशों में कृषि है, उद्योग है, शिक्षा है और पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो लगभग 5000 परियोजनाएं ये चला रहा है और जिसके लिए $1.3 बिलियन का बजट जो ये प्रायोजित कर रहा है, हम इसकी भूमिका को विश्व स्तर पर इस सब के द्वारा स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की
मंशा के कारण, उनके दादागिरी के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ भले ही अहम भूमिका अपना योगदान न दे पाया हो, परंतु अन्य क्षेत्रों में, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में, विकासशील राष्ट्रों में विकास हेतु, अल्प और पिछड़े राष्ट्रों में सहायता के प्रोग्राम चलाने में यह संगठन अग्रणीय रहा है। इसके द्वारा किए गए सभी प्रयास सराहनीय और प्रशंसनीय कहे जा सकते हैं। थैंक यू बच्चों।